Hello everyone, I am Satish Varkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिना कोई देर किए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि टाइटल में बिल्कुल मैंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और ये वन शॉट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टस से। और जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारे लिए वो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, और इस बोर्ड एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी का पोर्शन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 8 हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और चैप्टर 8 क्या है आपका? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर को हम सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सिंगल वीडियो में हम इसका रिवाइज कर लेंगे। तो बिना देर किए चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये वीडियो की जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि वन शॉट वीडियो है ये, है ना। वन शॉट, एक सिंगल वीडियो और चैप्टर 8 कंप्लीट। एंड द चैप्टर 8 इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस का कि आखिरकार जो अभी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम वो सभी के सभी टॉपिक कवर करेंगे और बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि भाई कुछ छूट जाएगा या फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन किसमें? एनिमल्स और प्लांट्स में। दोनों में ही हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे, और जो कि दो टाइप से हो सकता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। तो दोनों ही जो टाइप हैं इन दोनों को ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर बात करेंगे हेल्थ के विषय में कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो किस तरीके से होता है, एंड फैमिली प्लानिंग, है ना। तो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसमें फैमिली को प्लान किया जा सकता है, दैट मीन्स बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा कुछ डिसीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि HIV और एड्स, है ना। ये बेसिकली क्या है? STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद चाइल्ड बीयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, है ना। इसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस। तो इंटायर सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप जैसे कि इमेज में भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, खुद को डबल करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ डबल हो रहे हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये, है ना। तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। देन उसके अलावा आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो। तो अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है इमेज को लेकर तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार रिप्रोडक्शन हम बोलते किसको हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी कैसे? उनकी ही तरह, दैट मीन्स पेरेंट्स की तरह, है ना। जो पेरेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देन वाई आर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में अगर क्या करना है, लाइफ को कंटिन्यू रखना है, तो क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन। सपोज करो कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे, और अगर वो नहीं बनाएंगे तो कुछ ही टाइम बाद जो अर्थ है उसमें लाइफ खत्म हो जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इट ब्रिज ऑफ हेरिडिटी, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एक ब्रिज भी है, किसके लिए? हेरिडिटी के लिए। अब हेरिडिटी क्या? जब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, है ना। तो ये क्या है? इनहेरिटेंस है, और हेरिडिटी भी इसको हम बोलेंगे। दैट मीन्स कि एक कैरेक्टर, जैसे कि हमारी आइस का कलर, है ना, हमारे हेयर का कलर, ये क्या होता है? ये एक जनरेशन से, दैट मीन्स पेरेंट से किसको जाएगा?
नेक्स्ट जनरेशन दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग को। तो ये जो कैरेक्टर है, ये मैंने बताया आपका हेयर का कलर और आइज का कलर, ये कैरेक्टर भी तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो और इसके पीछे का रीजन क्या, रिप्रोडक्शन। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। और वो क्या पॉइंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड है बार बार आपको आता होगा, डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये एक्चुअल में हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है। क्या बनाता है ये? जेनेटिक मटेरियल। ये देखो इस टाइप के आपने जो स्ट्रक्चर हैं मूवीज में देखे होंगे, है ना। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये डीएनए मिलता कहाँ पर है? ये डीएनए मिलता है सेल में। बट सेल में कहाँ पे? मतलब सेल हमारा क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में क्या होती हैं, आपस में ज्वाइंट्स होती हैं, और ज्वाइंट होके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, है ना। अब ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, दैट मीन्स क्या फॉर्म हो गई अब, टिश्यूज। मतलब ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, अब ये क्या हो रही है, आपस में ज्वाइंट्स हो रही हैं। ये फोर्थ बनाया, फिफ्थ बनाया, 6, 7, इस तरीके से क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते जा रहे हैं। और फिर ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कुछ एक स्पेसिफिक वर्क करने लग जाता है ना। तो टिश्यूज, फिर टिश्यूज ऑर्गन, और ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी बन जाती है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना, आखिरकार ये सेल के बारे में। ठीक, तो ये जो सेल है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या ऑर्गेनल है, विच इज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम्स मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ठीक, तो ये जो डीएनए है, इसके पास ही है क्या, इन्फो, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस डीएनए के पास है। और ये क्या का इंफॉर्मेशन, अभी मैंने इन्फो लिख दिया, अब किस बात के इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आईज का कलर। आईज का कलर क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। हेयर का कलर क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। आपकी जो स्किन का कलर क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। और डीएनए क्या करता है, खुद की कॉपी बना सकता है। मतलब डीएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए कॉपी, है ना। और डीएनए को डीएनए कॉपी मतलब इस डीएनए के पास क्या है, एक कैरेक्टर है। क्या है इसके पास, एक कैरेक्टर। इसने कैरेक्टर कंटिन्यू किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन इसने रखी हुई है ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर इन्फो इसके पास है। अब इसने इस एक और डीएनए बना लिया, मतलब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास चली गई, नेक्स्ट डीएनए के पास चली गई। तो इस तरीके से ये जो नेक्स्ट डीएनए जो बना है, ये एक्चुअल में क्या होगा, जब सेल डिवाइड होगी तो ये इन्फॉर्मेशन उस सेल के पास चली जाएगी, क्योंकि इसने खुद को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, डीएनए कॉपीज को बोलते हैं। और ये जरूरी होता है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। सो वी कैन से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स डन बाय कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ द सेल। ये पॉइंट क्लियर। देन अगर सपोज करो इस डीएनए में कोई चेंज हो जाता है, तो इस डीएनए में चेंज हुआ तो डीएनए किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर। अगर डीएनए में चेंज हुआ है तो किसमें चेंज हुआ, इसका मतलब क्रोमोसोम में। ठीक है, और अगर क्रोमोसोम और डीएनए में चेंज हो गया, तो ये जो कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन है, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज। ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहे हैं। और इसी से क्या आता है, इसी चेंज से आता है फिर वेरिएशन। भाई अगर इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया है तो फिर क्या आएगा, बॉडी में वेरिएशन आएगा। सो वी कैन से दैट minute change on DNA or chromosome cause change in offspring characters called variation. Variation help the species to withstand drastic environmental changes. अब ये जो चेंज होता है, ये वेरिएशन जो आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तब क्या होगा,
अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो, बट इन्वायरमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बट हमारी बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा फाइनली, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे फाइनली एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और ये ऑब्जर्वेशन है, टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या है यहाँ पे, एवोल्यूशन मतलब चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स। कंटिन्यूसली ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होता जाएगा, और चेंज होता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मतलब एक नई स्पीसीज का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, और होता ही है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के टाइप देख लेते हैं हम कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जल्दी जल्दी देखें, है ना। सबसे फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इजी, और अगर इजी नहीं है तो अभी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। देन सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अंतर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने, टू, दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक को बोलते हैं हम मेल एंड एक को बोलते हैं हम फीमेल। तो दो इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सिंगल जो पेरेंट रहेगा वो किस में रहेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं, इन दोनों के डिफरेंस जो है हम यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको काफ़ी डिटेल में। पहले हम समझ लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है ना। तो फर्स्ट है यहाँ पे फिजन, है ना। फिजन में क्या होता है, एक सेल जो होता है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। देन उसके बाद फिर है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में टूटता है और हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बना देता है। देन रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कोई ऑर्गन है जो ब्रेक हुआ है, फिर अपने आप को क्या करता है, वो पूरी तरीके से वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब एक ऑर्गन जो है वो वापस रीजनरेट हुआ है ना, टूटने के बाद फिर वो ऑर्गन वापस बन गया, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अभी हम देखेंगे उसको। देन थर्ड यहाँ पे, फोर्थ है हमारा यहाँ पे बडिंग, है ना। क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिज्म के किसी स्पेसिफिक पार्ट से बड यानी कि ओवर ग्रोथ निकलता है ना, ओवर ग्रोथ होता है और फिर वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा वो। देन अगला है स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है, कुछ अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है तो भाई खाना वाना मिलता नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं, जो कि उनको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिंदा रख लेते हैं वो, क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में भी स्पोर्स जिंदा रहते हैं, है ना। तो स्पोर बना लेते हैं और फिर जैसे ही अच्छा कंडीशन आता है तो फिर वापस से अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द सिक्स्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो कि हम यूज़ भी करते हैं नॉर्मली। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं आपको अगर हम देखते हैं कि एक गुलाब का जो प्लांट है वो मिला तो उसको कट कर लिया, और कट करके भाई हमने अपने घरों में लगा लिया, गमले में लगा दिया, तो कुछ दिन बाद देखोगे कि भाई उसमें से रूट्स निकल आती हैं। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये आर्टिफिशियल टाइप का है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में कोर डिफरेंस क्या है ना। और ये जो है होता है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोर डिफरेंस क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले देख लेते हैं। मैंने अभी बताया सिंगल इंडिविजुअल इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक है हमारा मेल, है ना, और दूसरा है क्या, फीमेल। तो मेल और फीमेल का ये सिंबल मैंने बनाया है, तो मेल और फीमेल दोनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेल और फीमेल क्या करेंगे कि जो मेल रहेगा वो मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गैमेट, जैसे कि क्या, स्पर्म। और फीमेल जो होता है वो क्या बनाता है, ओवम, वो है फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट आर फॉर्म्ड।
बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट आर नॉट फॉर्म्ड, गैमिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते हैं। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो इंडिविजुअल बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, एक जैसा, है ना। वेरिएशन के चांस बहुत ही कम होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए क्या होता है, इंडिविजुअल्स एक जैसे रहते हैं, पेरेंट्स के ही जैसा रहता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो इंडिविजुअल्स दैट मीन्स मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आधे डीएनए यानी कि आधे क्रोमोसोम तो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, मेल से मिल रहे हैं, और आधे क्रोमोसोम हमको फीमेल से मिल रहे हैं, जिसके कारण इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो जेनेटिकली आधा मेल के जैसा होता है और आधा फीमेल के जैसा, है ना। तो कैरेक्टर दोनों तरफ से आए हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होगा बट जेनेटिकली हाफ हाफ क्या होगा, सिमिलर होगा। सो वी कैन से द न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है ना, बहुत ही फास्ट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो 20 मिनट्स में क्या करता है, खुद को डिवाइड कर लेता है। तो इतनी जल्दी, इतना तेज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा टाइम तो लेता है, और इसका एक खास बात है जनरेट वेरिएशन। जैसा कि मैंने बताया, आधे कैरेक्टर मेल के आ रहे हैं, आधे कैरेक्टर फीमेल से आ रहे हैं, तो वेरिएशन आ जाता है ना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमको हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंस याद कर लिए हैं, है ना। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पॉइंट में, विच इज फिजन। फिजन में देखो क्या होगा, सेल है ठीक। सेल में क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है ये कौन सा पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल। धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, डबल होना स्टार्ट किया, है ना। यहाँ पे देखो डबल हो रहा है, ये डबल होने के बाद जेनेटिक मटेरियल दो पार्ट में टूट गया। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ है। पहले क्या डिवाइड हुआ, जेनेटिक मटेरियल, देन दैट मीन्स इसके अंदर के डीएनए जो है वो डिवाइड हुए। देन इसके बाद फिर सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइडेशन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, और एक नया सेल बन गया जिसको हमने बोला डॉटर सेल। क्या बोला इसको हमने, डॉटर सेल। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का डिवीजन होता है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये रहा डॉटर सेल और ये रहा पेरेंट सेल। ये जो मैंने डायग्राम बताया आपको, ये मिलता है हमको अमीबा में। ओके, अमीबा एक सेल है। कैसा सेल है ये, सिंगल सेल, सिंगल सेल है अमीबा। और सिंगल सेल जो होता है इसमें क्या हुआ है, इसमें डिवीजन यहाँ पे हुआ है। ओके, चलो अब डिवीजन हो गया यहाँ पे, तो एक सेल से दो सेल बन गई। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल। इसमें क्या हुआ, ये है बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन है, बाइनरी। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिंगल सेल दो सेल में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। पहले इसका न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, और देन उसके बाद फिर इसका सेलुलर दैट मीन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। मल्टीपल फिजन जो होता है उसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन में एक सेल से मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल फॉर्म होंगे, ठीक। और ये मिलता है हमको प्लाज्मोडियम में। एग्जाम्पल याद रखो, बिल्कुल क्लियर कट। फिजन किस में मिलेगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी का क्या मतलब होता है, एक और बता देता हूँ मैं, बाइनरी मतलब होता है टू। बाइनरी का क्या मतलब होता है, टू, बाई, दैट मीन्स टू। और ये किसमें मिलता है, अमीबा में। क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे इसमें डॉटर सेल्स रिलीज होंगे, है ना। तो दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी याद करो यहाँ पे।
प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, इन सभी बाइनरी फ्यूजन मिलता है। प्लाज्मोडियम में हमको मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। बट प्लाज्मोडियम क्या है, आपने देखा होगा आपको मच्छर जो है काट के चले जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे में क्या होता है कि भाई मच्छर ने काटा तो उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। वो कौन है? वो प्लाज्मोडियम। एनाफ्लीज है ना, फीमेल एनाफ्लीज में ये प्लाज्मोडियम रहता है, उसकी लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो वो उसको हम किसी और में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो रहता है वो हमारी बॉडी में जाता है और हमको मलेरिया डिसीज कर देता है। ठीक है, तो ये मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सस्टेन कर रहा है ये। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सस्टेन कर रहा है ये पैरासाइट है, और प्लाज्मोडियम कहते हैं इसको। तो इसमें मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है। चलो चलो, बाइनरी फ्यूजन में देखो क्या होता है। दो स्टेप होती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया इसको, है ना। क्या होता है इसमें? जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स न्यूक्लियस पहले क्या होता है? डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। याद रख लो एकदम, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, तो कैरियोकाइनेसिस याद रखो, इसमें जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है पहले। फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब टूट जाना। ठीक, तो काइनेसिस हो गया किसका? साइटोप्लाज्म का, इसलिए साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक, तो ये हो जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए भैया, खाना पानी सब भरपूर चाहिए। जब खाना पानी भरपूर होता है तभी बाइनरी फिजन करने में मज़ा आता है बैक्टीरिया को। तो उस समय क्या होगा? खाना पीना भरपूर, तो फेवरेबल कंडीशन तो भाई क्या करेगा ये? बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, या तो इसमें कोई सी भी प्लेन से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, या तो स्पेसिफिक प्लेन से डिवाइड होगा, है ना। इस स्पेसिफिक प्लेन मतलब यहाँ पे देखो, एनी प्लेन मतलब क्या? ये जो हमारा ये ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब कोई भी प्लेन से हो सकता है। तो जैसे कि अमीबा मल्टीपल। और स्पेसिफिक प्लेन का क्या मतलब हुआ कि भाई जो है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वो इस एक स्पेसिफिक प्लेन से ही डिवाइड हो पाए, है ना। जैसे इस तरह को, ये इस तरीके से डिवाइड होगा ये, और फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये इस तरीके से एक स्पेसिफिक प्लेन से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यहाँ पे होगा ये, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ये लेस्मेनिया। लेस्मेनिया जो है, जो कालाजार डिसीज कॉज करता है, ये एक स्पेसिफिक प्लेन होता है, वहीं से ही ये क्या कर पाता है? डिवाइड हो पाता है ना। अलग अलग जगह से नहीं होता, जैसे यहाँ से करोगे तो यहाँ से नहीं होगा ये केवल इस पोर्शन से ही क्या होगा? डिवाइड होगा। चलो मल्टीपल फिजन की बात कर लेते हैं जल्दी से। क्या होगा? ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, क्योंकि जब खाना पीना नहीं मिलता तो अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेता है वो, है ना। और अंदर क्या होती है? अंदर फिर उसका न्यूक्लियस का डिवीजन चल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो भाई सिस्ट टूटता है और फिर बाहर निकल जाता है, वो सब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने, ये रहा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऊपर सिस्ट फॉर्म कर लिया, अंदर सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल बन गए। फिर जब ये ब्रेक हुआ और इसके बाद सेल सारे के सारे रिलीज हो गए। ये होता है मल्टीपल फ्यूजन में। सो वी कैन से द पेरेंट सेल डेवलप्ड अ थिक रेसिस्टेंट वॉल अराउंड द itself and forming cyst, and within the wall the cytoplasm divides many times to form plasmodia. When the condition become favorable, the cyst wall break and the plasmodium are released. प्लाज्मोडियम क्या होगा? रिलीज होगा। अच्छे से याद कर लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में, विच इज़ बडिंग। बडिंग जो होता है वो हमको किस में देखना है? ईस्ट में, क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं, दैट मीन्स जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं उनमें भी बडिंग में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे हम ईस्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक प्रकार का फंगस है। तो देख लेते हैं फंगस में क्या होता है। ये सिंगल फंगस है जो कि है ईस्ट सेल। अब ईस्ट सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? ईस्ट सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ हम बहुत सारी अलग अलग जगहों पे करते हैं, और इसमें बडिंग देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पे क्या मतलब हुआ? जैसे कि बेवरेजेस इंडस्ट्री जो होती है ना, अल्कोहल फॉर्म करते हैं, तो अल्कोहल फॉर्म करने के लिए हम ईस्ट सेल का ही तो यूज़ करते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक सेल है उसमें हमको बडिंग देखने को मिलता है। होता क्या है कि उसकी एक स्पेसिफिक जगह से एक डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? डेवलप बड, है ना। और जब ये बड बन जाएगा तो फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ईस्ट का, वो भी डबल होके वो उस बड की तरफ चला जाता है,
और फिर धीरे धीरे करके जब जब वो पूरा इसमें चला जाएगा तो फिर ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से और अपना एक ग्रोथ कर लेगा। और जब कुछ ज़्यादा ही अच्छी कंडीशन मिलती है तो उसमें चेन ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं बहुत सारे, और फिर ये बाद में निकल जाते हैं यहाँ से और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेल डेवलपमेंट एंड आउट ग्रोथ, its upper end and the nucleus of the parent cell divide and one of them move into the outgrowth, इस outgrowth में चला जाएगा इस bud में, and the outgrowth bigger and finally separate from the parent cell, और finally parent cell से क्या हो जाएगा, separate हो जाएगा, है ना, easy budding in yeast। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप होता है ना, स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और देन उसके बाद हर पीस जो रहेगा वो एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। ये फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं हमको स्पायरोगायरा में। ये देखो फ्रेगमेंट टूट गए, अब ये फ्रेगमेंट जो है अपना पूरा इन्होंने क्या किया, बना लिया, ऑर्गेनिज्म वापस बना लिया, है ना, तो वापस से बन गए, तो फ्रेगमेंटेशन इसी को बोलेंगे। Regeneration. Regeneration, the ability of organism to develop lost part जो होगा उसको वापस से बना लेगा। Some organisms show have high regenerative capacity. It is also a mean of reproduction. For example, Planaria and Hydra. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे प्लेनेरिया और हाइड्रा का, क्योंकि प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में ही रीजनरेशन देखने को हमको मिलता है। यू कैन से एक्चुअल में यू कैन सी दिस इमेज द रीजनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में आप देखोगे कि ये यहाँ से टूट गया, अब टूटने के बाद हर पार्ट जो रहेगा एक होल ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट ऑर्गन, ओके। और हाइड्रा में भी आप इसी तरीके का जो प्रॉपर्टी है वो देखने को हमको मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन। एग्जांपल्स देख लीजिए आप, प्लानेरिया एंड हाइड्रा। देन बडिंग, बडिंग वही है, ये मल्टी सेलर में हम आ चुके हैं, ये भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हमको रीजनरेशन तो देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन भी वहीं देखने को मिलता है। ये जो बडिंग हमने यहाँ देखा ये एक्चुअल में ईस्ट सेल में था जो कि सिंगल सेल है ना, जबकि यहाँ पे जो बडिंग हम देखने वाले हैं वो है किसमें, मल्टी सेलुलर हाइड्रा में। हाइड्रा में आप देखोगे कि ओवरग्रोथ हुआ और क्या बना लिया उसने, बड बना लिया, और बड फिर पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में आ गया और अभी यहाँ से डिटैच हो जाएगा और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो होते हैं हमको फंगस में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द फंगस, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। याद रखना, देखो स्पोर जहाँ बने वो जगह है, क्या बोलेंगे उसको हम, स्पोरेंजियम। स्पोर जहाँ बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंजियम, मतलब स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम याद हो गया। अब स्पोरेंजियम जिसमें खड़ा है वो क्या है आपका, वो है स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक। ये देखो स्टेक जैसा है जिसमें क्या अटैच है, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियोफोर्स उसके पैर है, ये स्पोरेंजियोफोर्स जो कि कैसा है, हाइफा, इरेक्ट हाइफा, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्पोर्स कहाँ बनते हैं याद रखिएगा, स्पोरेंजियम बनते हैं जो कि एक स्टेक में खड़ा रहेगा जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। सो फंगस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। हाइफे बोलते हैं इसको हम, हाइफे एक्चुअल में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको। इरेक्ट हाइफे बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या रहेगा, इरेक्ट हाइफे में क्या रहेगा, स्पोरेंजिया रहेगा, जो कि क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। स्पोर बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं जिनके ऊपर एक थिक वॉल्व होती है, ठीक है। एक थिक वॉल्व रहेगी, ये इस तरीके की थिक वॉल्व जो इसको खराब नहीं होने देगी, है ना। इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है, ऊपर एक थिक वॉल है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रखती है उसको। और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि ब्रेड, है ना, आप देखो आपके चारों तरफ एयर में स्पोर्स होंगे, जैसे ही आप ब्रेड रखोगे ब्रेड में मॉइस्चर पड़ेगा और कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसमें फंगस लग गई। रीजन एयर में क्या है, स्पोर्स है, ठीक। तो ये जो स्पोर्स हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे, जैसी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ये वापस से फिर ग्रो हो जाएंगे। एग्जाम्पल राइजोपस, क्या है इसका एग्जाम्पल, राइजोपस, ठीक। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा,
इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर वेजिटेटिव पार्ट, मतलब प्लांट जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट से क्या करे, पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बना दे। अब भाई वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, क्या है ये है वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम क्या है ये? वेजिटेटिव पार्ट। लीव्स क्या है ये? वेजिटेटिव पार्ट। तो रूट भी वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम भी वेजिटेटिव पार्ट है और लीव्स भी वेजिटेटिव पार्ट है जो ग्रोथ करते हैं, है ना। जो क्या है, जो ग्रोथ कर रहे हैं जो पार्ट, फ्लावर को छोड़ के, फ्लावर को छोड़ के जो पार्ट ग्रोथ कर रहे हैं दे आर एक्चुअली वेजिटेटिव पार्ट। और इन वेजिटेटिव पार्ट से जब एक पूरा का पूरा नया प्लांट जनरेट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दैट इजी? यस, बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कितने टाइप होते हैं, तो आई थिंक दिख रहा होगा क्लियरली। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या, नेचुरली भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। नेचुरली ही क्या होता है, स्टेम, लीफ और रूट के पार्ट से ही क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि रूट के पार्ट से, स्टेम के पार्ट से और लीफ के पार्ट से। तो एक एक एग्जांपल याद कर लो। जैसे एक हमको देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो और दहलिया। ये दोनों जो प्लांट हैं ये एक्चुअल में रूट के थ्रू क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अंदर रूट ग्रोथ हो रही है, फिर वहीं से फिर और एक नया प्लांट बन जाता है उन रूट से, है ना। तो दहलियाज में और स्वीट पोटैटो इसके एग्जाम्पल हैं। वही स्टेम से कौन कौन है, जैसे कि जिंगर और पोटैटो, ये दोनों क्या है, स्टेम है। ये दोनों क्या है, स्टेम, जो कि क्या होते हैं पूरा वापस प्लांट बना लेते हैं। उसमें भी नोड और इंटरनोड मिलते हैं, है ना। लीफ, लीफ क्या, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की पत्ती देखी होगी बड़ी सी, है ना। उससे क्या निकल जाता है, उससे पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो ग्रो कर जाता है, उसके ऊपर बड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये नेचुरल है, मतलब नेचुरली ये रिप्रोडक्शन होता ही है। बट हमने क्या किया, हमने इसका यूज करके हमने अपने अकॉर्डिंग प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसको हमने बोला आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका प्लांट टिश्यू कल्चर। लेबोरेटरी में करते हैं इसको। टिश्यूज जो होते हैं वो लेबोरेटरी में हम फॉर्म करते हैं। इस कौन सा, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जैसे कि लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग किसका होता है, जैस्मिन में देखने को मिलता है। कटिंग रोज में देखने को मिलता है। और ग्राफ्टिंग हमको मैंगो में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ्टिंग का मैंने एक इमेज बनाया हुआ है। इसमें ये है रूट का पोर्शन, है ना। और ये एक्चुअली में स्टेम है। अब क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो स्टेम का पोर्शन जो हमने कट करके लेके गए हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शन, है ना। सायोन भी बोलते हैं इसको। और इसको हम बोलते हैं स्टॉक। इसको याद रखिएगा, रूट का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक से हमने क्या किया, स्टेम के सेक्शन को फिक्स कर दिया और यहाँ पे बाइंडिंग कर दी, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो मैंगो में हम इस टाइप से क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं बता रहा था, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जो मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे बड फॉर्म होते हैं। और ये जो बड होगा ये क्या करेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स प्लांट बना लेगा। रूट वगैरह इसमें निकलने लग जाएंगे और फिर पूरा प्लांट बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक। और प्लांट जो है उसमें फ्लावर और फ्रूट दोनों ही आते हैं। मतलब इससे में जो प्लांट बनेगा ये आगे चल के जो इसको हम अगर ग्रो कर देंगे तो इसमें फ्लावर और फ्रूट दोनों ही बनेंगे। Then plants which lost the ability to produce viable seed also produce vegetative propagation। मतलब ऐसे प्लांट जो कि हम क्या नहीं करते, जिनको हम बेसिकली जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके उसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें सीडलेस वैरायटी भी बना सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, है ना, क्योंकि सीड की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो हम सीडलेस प्लांट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बाय द हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने ब्रायोफिलम का एग्जांपल दिया था, है ना। नेचुरली में हमने यहाँ पे देख चुके हैं रूट जो है उसके थ्रू, शुगर केन और जैस्मिन जो है वो स्टेम के थ्रू बनता है।
ब्राइफाइलम जो रहेगा उसमें नोचेस बन जाते हैं लीफ के मार्जिन में, और फिर जब वो नीचे गिर जाते हैं सॉइल में तो एक नया प्लांट बना लेते हैं। टिश्यू कल्चर की बात कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें देखो क्या करते हैं, लीफ जो प्लांट होगा, प्लांट का हम ग्रोइंग रीजन लेंगे। ग्रोइंग रीजन लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम में क्या करेंगे, उसको रख देंगे। टिश्यू निकाला जो कि ग्रोथ कर रहा था, प्लांट का कोई सा भी पार्ट जो कि क्या है, ग्रोथ कर रहा है, उसको हमने निकाला, कट किया। कट करने के बाद उसको मीडियम में यहाँ पे रख दिया। देखो ये, अब ये जो हमने रखा है बेसिकली, ये मीडियम क्या है, मीडियम बेसिकली फूड होता है। क्या ये प्लांट के लिए फूड है ना, वो सारे न्यूट्रिशन है जो इसको क्या कर सकता है, इसको ग्रोथ कर सकता है। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हुआ, और डिफ्रेंशिएट होके मतलब ग्रोथ होके, और ग्रोथ होके अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाया उसने, और इसको हमने बोला कैलस, है ना। कैलस एक्चुअल में क्लस्टर ऑफ सेल है जो कि किसी भी टाइप के ऑर्गन्स क्रिएट कर सकती है। ऑर्गन्स मतलब प्लांट में जो होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, उस टाइप के ऑर्गन क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है कैलस के सेल्स में, है ना। अब कैलस को हमने फिर ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट मीडियम में, जिसमें बहुत सारे क्या है, ये भी एक मीडियम है, बट इस मीडियम में हम क्या करेंगे, हॉर्मोन्स ऐड कर देंगे ताकि इसमें अब रूट और स्टेम डेवलप हो पाए। देन अब ये देखो, टेस्ट ट्यूब में प्लांट रेडी, है ना, इंटरेस्टिंग। ये सभी प्रोसेस हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो देखो, सिंपल सिंपल, द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एक एसेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब है, एसेप्टिक कंडीशन मतलब हमारे अकॉर्डिंग, है ना, उसमें ना कोई माइक्रोब्स आ पाए, ना कोई दूसरी चीज़ें ग्रो हो पाए, इस टाइप की चीज़ों को मेंटेन करने को हम बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशन, है ना। अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डेवलप करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कोई दूसरी चीज़ ग्रो ना करे, इसको हम बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशन। तो एसेप्टिक कंडीशन में हमने क्या किया, नया प्लांट डेवलप किया, इसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम का यूज़ करते हैं। जो कल्चर मीडियम ये जो मैंने लिखा है, बेसिकली ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, इसका फूड होता है, जहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कैलस फॉर्म होता है। कैलस बेसिकली क्या है, कैलस एक्चुअल में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन को बना सकती हैं। देन कैलस को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिसमें हम हार्मोन ऐड कर देते हैं। फिर ये कैलस के जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ये डिफरेंशिएटेड होकर नए प्लांट को डेवलप करती हैं। एग्जाम्पल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑर्किड्स में हम इसको यूज करते हैं। चलो कुछ बेनिफिट देख लेते हैं। इसमें हम प्लांट जो रहेगा, उनको वैसे प्लांट ग्रो करते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें खुद को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जेनेटिकली सिमिलर इससे प्लांट हम बना सकते हैं, मतलब जो पेरेंट है वैसा का वैसा ही प्लांट, वैसा का वैसे ही जीन्स का प्लांट हम कल्चर मीडियम से बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सीड लेस फ्रूट भी बनाने का काम भी इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अदर पार्ट से भी इसको हम बना सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमारा हो चुका है खत्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है दो टाइप का। एक होता है प्लांट में जो हम देखेंगे, और एक एनिमल में जो हम देखेंगे। दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलो, तो चलो एनर्जी के साथ शुरुआत करो, थकना नहीं है, ठीक। एंड तक आपको ये कवर करना है और आखिरी तक देखना है और दोस्तों को भी बताना है, ठीक। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैंने पहले बताया था, मेल एंड फीमेल गैमेट इसमें बनते हैं। दैट मीन्स मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल जो रहेगा वो क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। फीमेल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। ये दोनों गैमेट आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज, मिक्स, और एक सेल बनाएंगे, ठीक है। सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट। सेल को क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो इस तरीके से फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। याद कर लो बेटा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फीमेल गैमेट जैसे कि ओवम। इसको ओवम या फिर ओवा, दो चीज बोलते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट, एंड ये जो जाइगोट है ये ग्रोथ करके क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म।
है ना, सिंपल। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनमें ये प्रोसेस होती है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, फोटो देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल फोटो है ना। ये है प्लांट, है ना, जो आपके आसपास मिल जाता है, प्लांट मिल जाता है। प्लांट का फ्लावर देखो आप, प्लांट का क्या, फ्लावर देखो। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये देखो। यहाँ पे प्लांट में, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेमन, जो बेसिकली है मेल ऑर्गन, या फिर इसको हम मेल इंडिविजुअली बोलेंगे, ठीक है। और एक एक है पिस्टल, ये रहा पिस्टल। पिस्टल जो है ये कौन सा पार्ट है, फीमेल, ठीक। स्टेमन जो होता है वो क्या बनाता है, एंथर, है ना। स्टेमन में एक्चुअल में स्टेमन में एंथर होता है, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाता है ये, पॉलन ग्रेन। चलो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे। क्या बनाता है ये, पॉलन ग्रेन्स बनाता है एंथर। एंथर होगा इसमें, स्टेमन में एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमेट है, जो कि क्या है, मेल गैमेट। चलो इतना समझ में आ गया। ये मेल गैमेट जो है अब कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या हो रहा है कि मेल गैमेट जो है वो बन गया, एक गैमेट आ गया। फीमेल गैमेट की बात करेंगे, अब फीमेल गैमेट कहाँ मिल रहा है फिर इसमें, ये देखो। ये फ्लावर का क्या है हमारा, पिस्टल। पिस्टल में अंदर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है यहाँ पे, फीमेल गैमेट। जी कर देता हूँ मैं ये, फीमेल गैमेट, यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा, और ये रहा मेल गैमेट। अब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ तक गया, पिस्टल तक आया, पिस्टल के स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा में आने के बाद फिर फीमेल के एग तक गया, है ना। और एग तक जाने के बाद फिर इसमें क्या हुआ, फ्यूजन। क्या हुआ, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद फिर वहीं पे उसके कारण डेवलप क्या हुआ, सीड, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो प्लांट में इस तरीके से मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सर्कल, मेल और फीमेल इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या क्या हमको अच्छी बातें इसमें। देखो यहाँ पे गैमेट फॉर्म होते हैं, पहली बात तो इसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म के क्या है, क्रोमोसोम्स इसमें फ्यूज होते हैं। दोनों ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम फ्यूज होंगे ना, एक मेल से आ रहा है क्रोमोसोम और एक फीमेल से क्रोमोसोम आ रहा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्रोमोसोम, जीन, और एक और वर्ड बताया था मैंने, डीएनए, है ना, एक ही जगह मिलने वाली चीजें हैं, सब एक जगह मिलने वाली चीजें हैं। डीएनए से मिलके क्रोमोसोम बनता है, और डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो क्या बना सकता है, प्रोटीन। डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन। तो एक ही चीज है ये सब चीजें, है ना, एक ही चीज मतलब स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंस होते हैं ये, बट क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए मिलता है, और डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन बनाता है विच इज कॉल्ड जीन। तो एक फीमेल से आ रहा है एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा आ रहा है मेल से, और दोनों क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज सेलुलर apparatus participate. This promote the diversity of characters of in offspring. होता क्या है कि जो फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, मतलब फीमेल के जो सेल हैं ओवम के, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म एक्चुअल में इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए जो होता है इसमें नए वेरिएशन और ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें होती है, ठीक है। सेक्सुअली प्रोडक्शन रिजल्ट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी के कारण नई स्पीसीज भी बनती है। लिमिटेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। लिमिटेशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच में ब्रिंग अनडिजायरेबल फीचर आल्सो। अब यहाँ पे क्या होता है कि अनडिजायर्ड फीचर्स भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों तरफ से वेरिएशन आ रहा है, तो एक लिमिटेशन है कि भाई ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव में जा रहा है, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव भी इसमें
जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हों। ठीक, तो ये इसका लिमिटेशन है। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उसके पार्ट की, विच इज़ फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होंगे, चलो याद करो। याद आया कुछ? चलो नहीं आया तो अभी देख लेते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। कार्पल को हम पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक, चलो डायग्राम देखो, सीधे डायग्राम से याद आ जाएगा सब। ये डायग्राम देखा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। देखो सबसे पहले कलरफुल रीजन पहले दिखाई देता है, तो भाई कलरफुल रीजन के बारे में देख लो। जब भी कोई फ्लावर जैसे ही आपको फ्लावर देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगे कि भाई ये कलर वो कलर ऐसा वैसा, है ना। तो रेड कलर का जो ये फ्लावर हमको हिबिस्कस का है ये। और इसमें देखोगे कि जो कलरफुल रीजन है जो रेड रेड दिखाई दे रहा है बेसिकली वो पेटल है। क्या है वो? पेटल। तो पेटल से मिलकर बना हुआ है वो कलरफुल पार्ट। अब कलरफुल पार्ट को हटा दो तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे कॉर्नर्स में, है ना, इस नीचे। इसको बोलते हैं सेपल। तो कलरफुल रीजन जो है वो क्या है? पेटल, है ना। कलरफुल जो पटला जैसे बने हुए हैं पेटल, फिर उसके नीचे ग्रीन सेपल। तो सेपल पेटल हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे दो पार्ट में, एक है पिस्टल और दूसरा स्टेमन। इसको कार्पल ही बोल रहे थे ना, तो याद रखना है इसको, कार्पल और पिस्टल एक ही चीज़ है। ठीक, तो स्टेमन और पिस्टल। अब स्टेमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये स्टेल का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये, है ना। तो ये क्या है? एंथर का पोर्शन है, और ये जो बचा है ये फिलामेंट का पोर्शन है। और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं विच इज पिस्टल, ये देखो ये स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। और जो पिस्टल होता है इसको हम डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम बना के। ये बेसिकली क्या है? पिस्टल है। पिस्टल के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा ये ऊपर का पोर्शन, स्टाइल ये बीच का पोर्शन, और यहाँ पे ओवरी, है ना। ओवरी इंपॉर्टेंट है। ओवरी के अंदर देखो यहाँ पे, ओवरी के अंदर ही क्या होता है? इसके अंदर एग होता है। और ये जो एग होता है ये क्या करेगा? ये बाद में आगे चल के सीड बनाता है। और कैसे? वो ऐसे कि जो आपका मेल गैमेट होगा ये यहीं पे आएगा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से मेल गैमेट इस तरीके से स्टिग्मा तक आएगा। स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल की तरफ जाएगा, फिर स्टाइल से होते हुए फिर कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर जब ये मेल गैमेट जाएगा तो होगा फर्टिलाइजेशन, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी से मैंने बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो पिस्टल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आपको याद कर लेना है। एक एक पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। सेपल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना। और इनर एंड दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन बड। जब बड होता है, जब वो छोटा रहता है, जब फ्लावर पूरी तरीके से खिला हुआ नहीं रहता है, तो ऊपर का पोर्शन जो रहता है वो सेपल का ही होता है, जिसको कवर करके रखता है ना, बड जैसा। बड रहता है ना, बडिंग स्टेज में जब होता है तो अंदर ही वो रहेगा, और फिर बाद में फिर ब्लॉसम कर जाता है, खुल जाता है। तो खिलने के बाद वो नीचे छोटे छोटे लीफ के फॉर्म में आ जाते हैं, तो विच इज सेपल। देन पेटल जो होता है कलरफुल रीजन होता है, और वो उसका काम है, एक स्पेसिफिक काम है। भाई हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ? बिकॉज ऑफ पेटल, है ना। स्टेमन की बात करते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। स्टेमन में जो एंथर होता है वहां पे क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन बनेगा, विच इज अ मेल गैमिट। क्या है ये? ये है मेल गैमिट। याद रखना है इसको, ये है मेल गैमिट। ठीक, इसमें फिलामेंट होता है, और क्या होता है फिलामेंट के अलावा? एंथर। फिलामेंट जो है स्टाइल का पार्ट है, और एंथर जो रहता है वो सोलन टॉप होता है, जिसमें पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली कोई पूछेगा भाई पोलन ग्रेन कहाँ बनता है? स्टेमन में। तो स्टेमन में वो बनता है आपके एंथर के अंदर। ठीक, कार्पल की बात करें जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टल जिसको हमने बोला है,
इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है टॉप पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आता है ना, पोलन ग्रेन आता है। और पोलन ग्रेन आने के बाद पोलन ग्रेन फिर ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। भाई देखो ये पोलन ट्यूब जो है वही बनाता है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने बनाया, ये हमने बना दिया क्या, कार्पल का पोर्शन। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा और फिर ये पोलन ग्रेन जो है अब गैमेट इसके अंदर है। अब गैमेट को कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, तो भाई कोई रास्ता तो नहीं है, तो क्या करेगा, ये एक ट्यूब बना लेगा, एकदम सुरंग, ये ट्यूब बनाया। अब इसके बाद फिर ये पोलन ग्रेन इस ट्यूब की हेल्प से कहाँ तक चला जाएगा, आपके ओवरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलो हो गया ये पूरा। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक वर्ड है बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, दोनों को देख लेते हैं क्या होता है जल्दी से। बाई मतलब टू, यूनी मतलब सिंगल। क्या हुआ मतलब, जिसमें बाईसेक्सुअल टू सेक्सुअल हो, मतलब जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों हो। ये पिस्टल वाले ने कार्पल वाला पार्ट और स्टेमन का पार्ट दोनों जिसमें होते हैं उसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल, जैसे कि मस्टर्ड या फिर हिबिस्कस प्लांट जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें या तो स्टेमन का पार्ट हो या तो फिर कार्पल का पार्ट हो, है ना, ये रहे ही ना, ये खत्म कर दो, इस साइड से ये खत्म कर दो, तो क्या बन गया, ये सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो क्या हो, ये है फीमेल फ्लावर। और अगर इसको खत्म कर दो और सिर्फ ये बचा दो तो क्या हो जाएगा, मेल पार्ट। तो जैसे कि पपाया और वाटर मेलन में ये देखने को हमको मिलता है कि भाई उसमें मेल फ्लावर और अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, दिस इज न्यू टॉपिक, नए टॉपिक पे आ जाओ। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट, अब नए टॉपिक पे देखते हैं। नया टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या बोल होता है, पॉलिनेशन। अब ये देखो एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, मतलब दो डिफरेंट प्लांट है ना, कहने का मतलब समझो, एक प्लांट ये दूसरा प्लांट ये, इसमें एक फ्लावर लगा है और इसमें एक फ्लावर लगा है, दोनों में अलग अलग फ्लावर लगे हैं। बट एक फ्लावर में एक से ज़्यादा भी तो मतलब एक प्लांट में एक से ज़्यादा फ्लावर भी तो होते हैं। चलो ये रहा, एक ये बना दिया और ये दूसरा बना दिया। अब यहाँ पे पॉलिनेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर ये फ्लावर है, इसमें पोलन ग्रेन बना, एक प्लांट में पोलन ग्रेन बना और ये उड़ता हुआ कहाँ चला जाए, दूसरे प्लांट में, दूसरे प्लांट के फ्लावर में, और फिर इसको क्या कर दे, पॉलिनाइज कर दे। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्या हो, अगर इस फ्लावर में जो पॉलिन ग्रेन बने हैं वो इसी फ्लावर के पिस्टल में जाके उसको पॉलिनेट कर दे, या फिर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर दे, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma of the same flower is called self pollination, and the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower or the another another flower of a different plant of the same species, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एजेंट। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जाने में जो एनर्जी है वो कैसा होता है, मतलब एनर्जी लगेगी, वो चीज़ तो लगेंगी ना। एनर्जी कब लगेगी, जब उसमें कौन यूज़ होगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट जाएगा यहाँ तक, इंसेक्ट आया फ्लावर को देख के और नेक्टर लिया, उसने नेक्टर तो ले लिया मतलब फूड, है ना, नेक्टर ले लिया और उसके बाद फिर उसमें क्या चिपक गए, पोलन ग्रेन चिपक गए और इंसेक्ट फिर दूसरे फ्लावर में जाएगा, दूसरे प्लांट के। तो ये जो पोलन ग्रेन रहेंगे उसी के पीठ पे बैठ के कहीं और चलेगा, उसके पैरों में बैठ के कहीं और चलेगा, है ना। तो इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअल में, क्योंकि वो एक ही फ्लावर है, वहीं के वहीं ही हो जाता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन में क्या कि ये है हमारा फ्लावर का पिस्टल। अब पिस्टल देखो हमने अच्छा लार्ज बनाया हुआ है ना, पिस्टल लार्ज बना लिया। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, पिस्टल अगर हमने लार्ज बनाया हुआ है तो पोलन ग्रेन आया, प्रोसेस देखो क्या है, एक फ्लावर है, ये मैंने बनाया फ्लावर, इस फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ते हुए कहाँ पे आए, यहाँ पे आए,
और पिस्टल में आके उनके स्टिग्मा वाले पोर्शन में आ गए। अब पॉलन ग्रेन में क्या है? पॉलन ग्रेन में है मेल गैमिट। क्या है इसमें? मेल गैमिट। ये याद रखना आप कि इसमें एक्चुअल में 2 मेल गैमिट पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मेल गैमिट जो होते हैं वो एंटर करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। कितने मेल गैमेट इसमें एंटर करते हैं? 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं, जिसके कारण जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन होता है थोड़ा सा अलग तरीके का हो जाता है ना, क्योंकि इसमें 2 मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा हम इसको पहले कहानी देख लेते हैं क्या होता है। एक फ्लावर है, वहां पे पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ कहाँ तक गया? पिस्टल तक आया, पिस्टल के स्टिग्मा तक उसने लैंडिंग किया। अब इसको क्या करना है पॉलन ग्रेन को कि भाई उसका गैमेट जो है उसको पहुंचाना है कहाँ पर? आपके फीमेल जर्म सेल, दैट मीन्स एग तक। और ये एग कहाँ पर है? एग है ओवरी के अंदर, तो बीच में स्टाइल भी तो है। अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि उसको इसके अंदर से एंटर करते हुए जाना है, इसके अंदर तो कोई रास्ता नहीं है। उसने ट्यूब बनाया और ट्यूब जो रहेगा वो माइक्रोपाइलर रीजन से, यहाँ पे रीजन होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, वहां तक से ट्यूब को अंदर उसने अटैच कर दिया। अब क्या होगा? अब जो ये पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमेट होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे इसी ट्यूब से, और कहाँ तक चले जाएंगे? ओव्यूल तक चले जाएंगे। ओवरी बाहर है, ओव्यूल अंदर है, ओव्यूल के अंदर तक वो चले जाएंगे और वहाँ पे क्या मिलेंगे? फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल से जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होके बना लेगा क्या? मतलब एग से मेल गैमेट जो है वो क्या होगा? फ्यूज होगा। ये क्या होंगे? फ्यूज। और फ्यूज होके फिर क्या करेंगे? फ्यूज होके ये बना लेंगे जाइगोट। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या बताया? 2 मेल गैमेट जो होते हैं अंदर जाते हैं, तो एक तो एग को फ्यूज कर दे, एक को एग को क्या करेगा? फ्यूज कर देगा, फ्यूज करके जाइगोट बना देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी। बट अब ये सिंगेमस के अलावा क्योंकि 2 मेल गैमेट जा रहे हैं, तो एक तो एग को फर्टिलाइज करता है, और एक और मेल गैमेट जो रहता है वो सेंटर में क्या होते हैं? सेंटर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? सेंट्रल न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं पोलर, पोलर न्यूक्लियाई। इन पोलर न्यूक्लियाई को क्या करता है? वो फर्टिलाइज कर देता है जाके। कौन सा? सेकंड वाला। तो फर्स्ट तो किसको फ्यूज फर्टिलाइज कर रहा है? एग को। और सेकंड वाला जो है वो किसको फर्टिलाइज मतलब एक तरीके से फ्यूजन कर रहा है? वो कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई को। तो इस तरीके से यहाँ पे एक जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे दूसरी जगह फर्टिलाइजेशन होता है। तो 2 जगह यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो कहानी अब आपको याद हो गई। अब कहानी याद हो गई तो चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। पॉलिनेशन से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। द इवेंट आर पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। ये लैंड कर दिया, जो पॉलन ग्रेन है उसने कहाँ पे? स्टिग्मा में लैंड किया। देन पॉलन ट्यूब ग्रो। अब क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। और फिर स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक जाएगा। किस रीजन से एंटर करेगा? माइक्रोपाइल रीजन से। पॉलन ट्यूब जो रहेगा वहां पे 2 मेल सेल्स होंगे पॉलन ट्यूब में। और क्या होगा? ओव्यूल जो है उसके पास एक पोलर न्यूक्लियाई है और एक फीमेल जर्म सेल है जिसको हम बोलते हैं एग। मतलब एक एग होता है इसके अंदर, ये रहा एग, और क्या होगा अंदर? एक पोलर न्यूक्लियाई जो कि ये रहा। देन पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर दोनों जो सेल हैं मेल गैमेट है वो दोनों अंदर चले जाएंगे। देन एक किसको फ्यूज, किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? मेल जर्म सेल के साथ, और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। इसको हम बोलते हैं क्या? सिंगैमी। और यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो यहाँ से सारे के सारे डाउट अब खत्म कर लो। क्या डाउट आते हैं कि भाई एम्ब्रियो कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो सिंपल चीज़ याद रखो, बिल्कुल सिंपल। क्या याद रखो? कि भाई जो एग सेल है ना, उसके अलावा वहां पे एक और सेल है जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। मतलब हमारा जो ओव्यूल है, ओव्यूल में 2 टाइप की यहाँ पे सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। एक होता है पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा होता है एग सेल।
और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन से भी कितने सेल आ रहे हैं अंदर, 2 सेल आ रही हैं, 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं, है ना। एक जो रहेगा वो किसको फ्यूज कर देगा, एक वो फ्यूज कर देगा किसको, एग को, और एम्ब्रियो बना और जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। और जो दूसरा है वो क्या करेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेगा और उससे बनेगा एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म की बात अलग है, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है उससे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पोलन। पोलन किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक, तो सिंगेमी क्लियर है। सिंगेमी क्या है, सिंगेमी है कि मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगेमी। द अदर मेल जर्म सेल फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, और जो दूसरा सेल है, जो दूसरा जो गैमेट है मेल, वो जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर रहा है, फ्यूजन, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि वहाँ पे 3 के कॉम्बिनेशन में क्या आते हैं, जीन्स आ जाते हैं। सो द फ्लावरिंग प्लांट टू फ्यूजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से यहाँ पे 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्लावर में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जाइगोट जो होगा वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना लेगा, और ओव्यूल जो रहेगा वो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। ओवरी ग्रो करेगा रैपिडली और फ्रूट बनेगा इससे। ठीक है, और पेटल जो रहेगा, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सभी फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक, जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, एक चीज देख लेते हैं। जर्मिनेशन का मतलब जब सीड को, मतलब द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को जब अच्छा कंडीशन मिलता है, सीड को अच्छा कंडीशन मिलता है, तब वो जर्मिनेट कर जाता है ना। एडवांटेज क्या है इसका, कि एडवांटेज सीड का एडवांटेज ये है कि ये क्या करेगा, एडवांटेज ऑफ द सीड इज दैट प्रोटेक्ट द फ्रूट, प्रोटेक्ट द फ्यूचर प्लांट, है ना, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, आगे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं उसी सीड से। चलो सीड के बारे में देख लें कि सीड जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोटाइलेडोन और एक होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो रहता है उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा प्लेम्यूल और एक होगा रेडिकल। देखो ये प्लेम्यूल्स का पार्ट है और रेडिकल का पार्ट है। रेडिकल के पार्ट से क्या डेवलप होता है, रूट। प्लेम्यूल के पार्ट से क्या डेवलप होता है, शूट। जब जर्मिनेट होगा तो एक शूट बनता है और एक रूट बनता है। तो रूट बनेगा वो कौन सा पार्ट है, वो बेसिकली रेडिकल का पार्ट होता है, और प्लेम्यूल का जो पार्ट होता है वो शूट डेवलप करता है। कोटाइलिडोन में फूड रहता है। ये कोटाइलिडोन जो है ये फूड फूड स्टोर करके रखता है ना। चलो अब हमारा प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि प्लांट में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप से हो रहा था, है ना। जबकि ह्यूमन बींग्स में कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 2 पेरेंट्स होंगे, एक होगा मेल पेरेंट और एक होगा फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट जो होता है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म बनाएगा वो, है ना। कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में। कहाँ बनता है, टेस्टिस में। फीमेल जो होता है वो ओवम बनाता है, वो कहाँ बनेगा, ओवरी में। ओवरी और टेस्टिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक ओवरी में एग बना रहा है और एक स्पर्म टेस्टिस में बना रहा है। टेस्टिस में जो स्पर्म है अब वो कहाँ जाएंगे, वो ओवरी तक, मतलब ओवरी में जो एग बना है वहां तक जाएंगे। लेकिन कैसे, एक्चुअल में ये होगा कहाँ तक, ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं उनको, फेलोपियन ट्यूब। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो कहाँ तक जाएंगे, एग तक जाएंगे, और एग तक जाने के बाद उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होके क्या बना देंगे, जायगोट। फ्यूज होके क्या बना देंगे, जायगोट। और इस प्रोसेस को जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट ग्रोथ करेगा और बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो रहेगा वो आगे चल के पूरा का पूरा बॉडी बना देगा। सिंपल। चलो अब यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब ये कहानी तो हमको समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कि मेल पेरेंट जो है क्या बनाएगा, मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, एंड स्पर्म हैव टेल। क्या होता है, ये देखो टेल दिख रहा है यहाँ पे, ये टेल जिससे मूवमेंट करता है वो। एंड दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर इन टेस्टिस, टेस्टिस में बहुत सारे बनते हैं, ये लार्ज नंबर, है ना। वही अगर हम फीमेल पेरेंट्स की बात करें तो फीमेल पेरेंट में
जो गैमेट बनता है उसको, गैमेट को हम बोलते हैं ओवा या फिर ओवम, है ना, OVUM, ओवम, ओवम भी बोलते हैं। ओवम थोड़ा सा बिगर होता है और नॉन मोटाइल होता है। एंड यहाँ पे देखो, ओनली वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवम इन 1 मंथ, इसको याद रखना है। टेस्टिस में जो स्पर्म होते हैं वो लार्ज नंबर में बनते हैं, बट फीमेल जो बॉडी है उसमें ओवरी के अंदर 1 महीने में केवल 1 ओवम ही बनता है। और अल्टरनेटिव, क्योंकि 2 ओवम है, सॉरी 2 ओवरी हैं, तो एक ओवरी में फर्स्ट टाइम, फिर दूसरे ओवरी में दूसरा दूसरा 1 महीने बाद बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। बोथ द गैमेट आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, दोनों ही एक ही सेल होती है ना, मल्टीपल कुछ नहीं, सिंगल सेल, सिंगल, और ये भी सिंगल, दोनों ही सिंगल सेल्स होती हैं। एंड यहाँ पे देखो, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, एक सेल में इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट जब ये गैमेट फॉर्म करते हैं तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं हाफ, इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। और जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो 23 + 23 हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, और फिर इस तरीके से क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो बैलेंस होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। एक टर्मोलॉजी जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी जैसे मेल में हम बोलते हैं कि भाई 11 to 13 ईयर्स जब होता है तो वहाँ से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। वही फीमेल की अगर बात करते हैं तो पहले ही प्यूबर्टी पीरियड आ जाता है, जैसे कि 10 to 12 ईयर में ही इनकी प्यूबर्टी का स्टेज आ जाता है। प्यूबर्टी स्टेज में होता क्या है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस when the rate of जर्नल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन। जो जर्नल बॉडी ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, बट द रिप्रोडक्टिव टिश्यू ऑर्गन टू मैच्योर, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज रहते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ कॉमन चेंज होते हैं, जैसे कि थिक डार्क हेयर आने लग जाते हैं बॉडी के पार्ट्स में, जैसे कि आर्म पिट्स में, जेनिटाइल एरिया में और थाइस में। इसके अलावा जो थिनर हेयर्स अपीयर होने लग जाते हैं लेग्स में, आर्म में और फेसेस में। स्किन जो होती है थोड़ी ऑयली हो जाती है, पिंपल्स होने लग जाते हैं, है ना। तो ये चेंजेस आते हैं बेसिकली कॉमनली। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में जो बॉयज़ हैं उसमें बियर्ड, मुस्टैश, है ना, ये आने स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइस थोड़ी सी बिगिन टू क्रैक। ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं और स्पर्म भी बनना स्टार्ट होने लग जाता है। वही अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। देन स्किन ऑफ द निपल डार्कन एंड द मेंस्ट्रुएशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो ये बताता है कि ओवम जो है वो बन रहा है बॉडी के अंदर, तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कपलेशन। कपलेशन क्या है? कपलेशन दैट मीन्स मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर। मेल और फीमेल पार्टनर में जो मेटिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं कपलेशन। अब आते हैं हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा उसमें हम मिलते हैं टेस्टिस एक पेयर में, देन सिस्टम ऑफ डक्ट, सिस्टम ऑफ ग्लैंड एंड द पीनस, जिसको जो एक कपलेटरी ऑर्गन है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम डक्ट की बात करें तो डक्ट एक्चुअल में क्या है? एक रास्ता है जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म मूव करता है। ठीक, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है और ये जो स्पर्म है ये क्या करता है? डक्ट की हेल्प से बाहर आता है ना, बॉडी के बाहर। तो कहाँ से आता है बाहर? यूरेथ्रा से। एजॉकुलेशन के समय यूरेथ्रा से जो ये स्पर्म है वो बाहर आता है। अब बनता कहाँ है? बनता ये जो डायग्राम देखो आप, डायग्राम में ये है टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस में क्या बना? स्पर्म। क्या बना इसमें? स्पर्म। और फिर यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा और इस पाइपलाइन के थ्रू, कौन सा पाइपलाइन है ये बेसिकली इसको हम डक्ट सिस्टम बोलते हैं। वॉस डिफरेंस क्या है ये?
ये है वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस से होते हुए ये कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ, और यहाँ पे क्या मिलेंगे उसको, यहाँ पे मिलेंगे इसको ग्लैंड्स, है ना। कौन कौन सा ग्लैंड है यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, और सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अलावा एक और होता है काउपियर्स ग्लैंड, यहीं पे होगा ये भी, क्या होगा यहाँ पे काउपियर्स ग्लैंड। तो ये ग्लैंड्स रहेंगे, इसमें क्या लिक्विड मटेरियल को ऐड ऑन कर देंगे, है ना, और क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसको, बस एक बार मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आगे जब हम जाएंगे तो याद रहे आपको। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड ऐड हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, सीमेन, क्योंकि स्पर्म है यहाँ पे। स्पर्म जो रहेगा इस तरीके से मोटाइल करते हुआ वॉस डिफरेंस की तरफ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, और फिर जाएगा आपका यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा के बाद फिर ये इजोकुलेशन के समय स्पर्म जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इसका एक वे है, रास्ता, है ना। तो ये डक्ट सिस्टम होता है। डक्ट सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, एपिडिडाइमिस जो इसके अंदर है, बेसिकली टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स के स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस, देन वॉस डिफरेंस, ये रहा वॉस डिफरेंस, और लास्ट है इसका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से वो बाहर आ जाएगा। तो ये रास्ता हो गया, अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। ये जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपियर्स ग्लैंड, ये बेसिकली क्या करते हैं, सीमन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना, और उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा मटेरियल बनाएंगे, लिक्विड मटेरियल जिसमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगे, उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे पेनिस जो कि एक कपलेशन ऑर्गन है ना। अब आते हैं यहाँ पे एक एक करके, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फंक्शन, वैसे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट देखो टेस्टिस जो है, a pair of testis present in bag like structure which is called scrotum। अब स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमल कैविटी के आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है ना। एब्डोमन कैविटी है उसके बाहर की तरफ, ये देखो यहाँ पे ये रहा एब्डोमन कैविटी, और इसमें बाहर की तरफ बना हुआ ये स्क्रोटम। और इसका रीज़न है, रीज़न क्या, रीज़न ये है कि इसके कारण बॉडी से, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 1 to 3 डिग्री कम टेम्परेचर स्क्वाटा में होगा, जो कि ज़रूरी होता है स्पर्म के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ओके, इस टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस्ट्रोन, जो कि एक सेक्स हार्मोन है ना, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं हमें वॉस डिफरेंस में, जो कि इसके बाद है। वॉस डिफरेंस जो है वो पासेज है स्पर्म का। देन ग्लैंड जो कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं न्यूट्रिशन और मीडियम को, जो क्या करता है इस स्पर्म के लोकोमोशन के लिए ज़रूरी होता है। एंड सीक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड्स अलोंग विद द स्पर्म इज कॉल्ड द सीमन। तो यहाँ पे देखो सीमन क्या है, सीमन बेसिकली जो ये 3 ग्लैंड्स हैं, इनमें जो भी सीक्रेट ये कर रहे हैं लिक्विड मटेरियल फ्लूइड को, उस फ्लूइड के साथ जब स्पर्म क्या करता है, मिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं सीमन। देन सीमन जो रहेगा वो फिर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। जो कॉमन पासेज है बेसिकली सीमन और यूरिन के लिए, और जो पेनिस है बेसिकली वो फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स सीमन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, ठीक, जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा, और ब्लड के कारण क्या होगा, ये इरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा, ओवरी होंगे, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। अभी देखो याद रखना, ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब एक ही चीज़ें हैं। देन इसमें होगा वॉर्म जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, और वेजाइना जो है क्या, एक बर्थ कैनल। तो बर्थ कैनल जो है बेसिकली क्या होगा, जब फीटस अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो वो जो डेवलप बेबी है वो वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है, और इसके अलावा कपलेशन में भी वेजाइना का यूज़ होगा, ठीक। अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। डायग्राम में देखो ये रहा ओवरी, कितनी ओवरीज हैं, 2 ओवरीज हैं, 1 ये और 1 2, 2 ओवरीज हैं। दोनों तरफ क्या है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, तो फर्स्ट फेलोपियन ट्यूब और सेकंड फेलोपियन ट्यूब, ये मतलब पेयर आ गया। देन ये पियर शेप, इन्वर्टली पियर शेप जो है ये है वॉर्म, मतलब यूट्रस। और यहाँ पे यूट्रस जो है ओपनिंग कहाँ से है, सर्विक्स से,
तो सर्विक्स जो है यहाँ पे ओपनिंग है किसका, यूट्रस का, और सर्विक्स के आगे साइड क्या है, वेजाइना। तो ये है पूरा एक डायग्राम, बहुत ही ईजी है। चलो अब आते हैं ओवरी का क्या काम है। ओवरी जो होता है आलमंड शेप या पियर शेप इसको हम बोलते हैं, जो कि एब्डोमेन कैविटी में होता है। ये चाइल्ड बर्थ के समय, है ना, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इमेच्योर ओवा यानी कि ओवम फॉर्म होते हैं किसमें, ओवरी में। अब देखो जो ओवरी है इसमें जो ओवा फॉर्म हो रहे हैं वो एक्चुअल में बर्थ से पहले ही फीमेल बॉडी के अंदर बन जाते हैं। फीमेल बॉडी जब डेवलप हो रही होती है तो बर्थ से पहले ही बहुत सारे ओवा बन जाते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं। और जब प्यूबर्टी आता है ना, जब एज हो जाती है प्यूबर्टी की, तब उस समय पे ये इमेच्योर ओवा क्या करते हैं, मेच्योर होते हैं, और मेच्योर होके फिर ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है और समझना है, ठीक है। तो देखो, ओनली ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ओवरी इन 1 मंथ। एक महीने में केवल एक ही ओवम फॉर्म होगा, है ना, एक ही ओवम फॉर्म होगा एक ओवरी से, और उसके बाद फिर ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने अभी बताया जो चीज़ें आपको एक बार बताता हूँ मैं, कि जो ये ओवम होते हैं वो इमेच्योर ओवा से ही प्रोड्यूस होते हैं, और जो इमेच्योर ओवा होता है वो बर्थ के पहले ही क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक, अब जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है तो जैसे ये है ओवरी, ओवरी के अंदर एक ओवम बनेगा और रिलीज हो जाएगा। तो फिर ये दूसरा जो ओवरी है उस समय पे नहीं बनाएगा ये, और एक महीने बाद फिर अल्टरनेटिवली दूसरे ओवरी से फिर ओवम बनेगा इमेच्योर ओवा से, और फिर ये रिलीज हो जाएगा। तो उस समय पे ये नहीं बनाएगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी इस तरीके से हर मंथ। बट यहाँ पे देखो, ओवम तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझेंगे इस प्रोसेस को। ओके, अब देखो यहाँ पे, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इनटू एब्डोमेन कैविटी इज नोन एज ओव्यूलेशन। यहाँ पे जब ओवम बनेगा और जब ओवरी से ये कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ये रहा फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। तो जो रिलीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ओव्यूलेशन। फंक्शन क्या है ओवरी का, प्रोटेक्ट एंड रिलीज ओवा, और सेक्स हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन को भी क्या करता है, ओवरी बनाता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो कर पाते हैं, है ना। एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन जब रिलीज होते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी क्या करेंगे, ये शो करेंगे। चलो अब आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब एक्चुअल में साइट होता है फर्टिलाइजेशन का, है ना। अब कैसे ये स्पर्म जो है वो क्या होगा, कपलेशन के बाद वेजाइना में आ जाएगा, और फिर वेजाइना से कहाँ तक जाएगा, सेरेविक्स तक। सेरेविक्स से ये जो स्पर्म है ये मूव करता हुआ जाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। तो फैलोपियन ट्यूब में आ गया ये। देन जो यहाँ पे ओवम बना है ये क्या करेगा, ये भी मूव करके, दैट मीन्स यहाँ से ओव्यूलेशन के थ्रू कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन, और इससे क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होके बन जाएगा जाइगोट। इसलिए फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। ठीक, अब यहाँ से जब जाइगोट बन गया तो ये मूव करता हुआ और डिवाइड होता हुआ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा यूट्रस में। यूट्रस जो है वो बेसिकली क्या करेगा, ये जो जाइगोट है ये जब तक क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, और ये एम्ब्रियो यहाँ से इसकी वॉल से अटैच हो जाएगा, है ना। किसकी वॉल से, यूट्रस की वॉल से। और इस वॉल को हम बोलते क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल इससे अटैच हो जाएगा, और फिर यहीं पे फिर पूरा जो बॉडी है एम्ब्रियो का वो ग्रोथ करेगा और फीटस बना लेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे यूट्रस का भी वर्क समझ में आया
कि द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द फेलोपियन ट्यूब कम डाउन इनटू द यूट्रस एंड गेट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब देखो ये जो यहाँ पे अटैच हुआ है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जो यहाँ पे जायगोट एम्ब्रियो बन के एंडोमेट्रियम तक आया, एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ, एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और फिर इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेवलप हो जाएगा विद इन 9 मंथ्स। चलो वेजाइना की बात करते हैं हम। वेजाइना जो रहेगा वो ओपनिंग पार्ट है ना। और सर्विक्स से ये ओपन होता है, यूट्रस से आगे की तरफ जाएंगे, ये यूट्रस का पार्ट, यूट्रस से आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सर्विक्स होगा, सर्विक्स से बाहर क्या है, वेजाइना। देन वेजाइना मस्कुलर ट्यूब होता है जहाँ से बेबी डिलीवर होता है ना। एंड ऑल्सो सर्व एज द कैनाल फॉर रिसीविंग सीमन एट द टाइम ऑफ कपलेशन। कपलेशन के समय यहाँ पे सीमन रिलीज होता है और सीमन से जो स्पर्म होगा वो यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा। फर्टिलाइजेशन देखते हैं अब, ठीक है, ये कहानी में भी बता दिया मैंने। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया। देखो अब यहाँ पे है ना बिल्कुल सिमिलर। ये ओवरी है, ओव्यूज, ओवरी से क्या निकला, ओसाइड, दैट मीन्स यहाँ पे एग निकला, मतलब यहाँ पे ओवम निकला। ओवम जो रहेगा यहाँ पे स्पर्म्स आ गए, ये इनका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनाया। जायगोट जो रहेगा इस तरीके से डिवीजन करता हुआ, मूव करते हुआ कहाँ जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल तक जाएगा यूट्रस के, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद फिर वो पूरा डेवलप हो जाएगा। चलो इसको एक एक पॉइंट जल्दी से क्लियर करते हैं। The semen is discharged into the vaginal tract ड्यूरिंग कपलेशन। कपलेशन के समय यहाँ पे क्या होगा, सीमन डिस्चार्ज होगा। सीमन डिस्चार्जन के बाद वो फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा। फेलोपियन ट्यूब जो रहेगा वहाँ उस समय वहाँ पे ओवम भी रिलीज होगा। ओविडक्ट में स्पर्म फ्यूज होगा ओवम से और जायगोट बनाएगा। जायगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो यूट्रस तक जाएगा और इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम वॉल में, और फिर डेवलप होगा पूरी तरीके से फीटस में। सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। चलो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि बेबी और मदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, विच इज प्लासेंटा। ये आफ्टर इम्प्लांटेशन जब ग्रोथ होता है तो देखो ये पूरी तरीके से ग्रोथ कर गया एम्ब्रियो और क्या बन गया, फीटस बन गया। देखो फीटस ये रहा, है ना, ये पूरा यूट्रस का पार्ट है, ये क्या है, यूट्रस, है ना, और ये है सर्विक्स। अब यूट्रस के पार्ट में जो देखो फीटस और मदर के बीच में एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन किससे है, इस कॉर्ड से कनेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि फीटस की बॉडी से जुड़ा हुआ है। और मदर की बॉडी में जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ा हुआ है किससे, प्लासेंटा से। तो ये प्लासेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है। सो द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर ब्लड विच विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो बेसिकली प्लेसेंटा यहीं से पूरा फूड जो है, फूड सप्लीमेंट्स इसी के थ्रू कहाँ जाते हैं, फीटस की बॉडी तक जाते हैं, ठीक है। देन ये यूटेरिन वॉल में क्या रहता है, इम्बेडेंट रहता है एंड प्रोवाइड द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मिल रहा है इससे, ग्लूकोज भी मिल रहा है इससे। और फीटस की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही कहाँ जाता है, बाहर जाता है ना। तो ये हो गया प्लेसेंटा। इज दैट क्लियर, यस। अब आते हैं हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो ये है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लीडिंग होती है ना, बट वो नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, है ना। क्योंकि उसमें ब्लड के साथ और भी चीजें होती हैं जैसे कि म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड रप्चर्ड सेल एंड टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ पे देखो ये मैंने बताया कि भाई ये एंडोमेट्रियम है ना। अगर सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्या हुआ था स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि क्या बनता है, यहाँ पे बनता है ओव्यूल, ओ सॉरी ओवम। अब ओवम बना यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब ओवम बना और क्या हो गया, ओव्यूलेशन हुआ।
और फिर ये मूव कर, अब यहाँ पे तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस एंडोमेट्रियम वॉल को यहाँ पे क्या नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता तो जाइगोट बनता तो एम्ब्रियो बनता, और एम्ब्रियो बनता तो उसको यहाँ पे जगह चाहिए ताकि वो क्या कर पाए, सही तरीके से इम्प्लांट हो पाए। बट अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इस एंडोमेट्रियम वॉल को भी ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है तो इसको, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसके लिए इस वॉल को भी क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, ग्रोथ होता है इसका। तो अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसकी ग्रोथ भी ज़रूरी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये बाहर आ जाता है ओवम, और ये फिर बाहर आ जाता है, ये भी बाहर निकलने लग जाएगा, और इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम वॉल भी बाहर निकलने लग जाएगी, यहाँ पे जो म्यूकस रहेगा वो भी बाहर निकलने लग जाएगी, और हमको ब्लीडिंग के फॉर्म में वो चीज़ दिखाई देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। सो हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे the loss of blood, mucus, unfertilized ovum, ruptured cell tissue of the endometrium through the vagina of female called menstruation। ये 28 दिन की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल होती है, जो कि प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है ना, इनिशियल स्टार्ट नहीं होती, आफ्टर जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद ही स्टार्ट होता है। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू 2 to 8 days, 2 से लेकर 8 days तक क्या चलता है इसमें, इसमें ब्लीडिंग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन चलता है ना। तो यू कैन सी इजिली इन दिस इमेज, आप इस इमेज में बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हो कि एंडोमेट्रियम वॉल किस तरीके से रैप्चर हो रही है। बट ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 केस हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, चलो जल्दी से उसको देख लेते हैं। फर्स्ट केस यहाँ पर है कि इन केस द ओवम गेट फर्टिलाइज्ड, इन केस द ओवम डज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया भी कि अगर यहाँ पे ओवम बना और ओवम यहाँ पे अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब होगा क्या, स्टार्ट द एंडोमेट्रियम स्टार्ट द सोलिंग ऑफ, बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, एंड लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम और थिक बनेगा और नरिश करने लग जाएगा किसको, एम्ब्रियो को, और मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे बंद हो जाएगी, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं रीज़न क्या है कि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हुआ है, बट ये प्यूबर्टी के बाद है ना। और भी रीज़न होते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन रहता है थोड़ा सा डिले करता है, बट वो डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन भी ऑफ हो जाता है, ठीक। 2 टर्मोलॉजीज हैं, जल्दी डिस्कस करते हैं, मेनार्च एंड मीनोपॉज। मेनार्च का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय, तो उसको हम बोलते हैं मेनार्च, और मेनोपॉज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो ये 45 to 55 की एज में ये होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे, जब लेडी जो है उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो वॉर्म के अंदर डेवलप होने लग जाता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब आते हैं हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। तो देखो हेल्दी जो पर्सन होते हैं वो फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जब ये सभी एक्सपेक्ट्स में जब पर्सन हेल्दी होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझ में आया। यहाँ पे बहुत सी डिसीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल मोड के कारण क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो सो द डिसीज़ अकर्स एट अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय बहुत सारे डिसीज़ जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, दैट मीन्स STD। और कुछ यहाँ पे मैं बताऊंगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कुछ हैं वायरस इन्फेक्शन जो कि क्योरेबल नहीं होती हैं, है ना। तो जो HIV एड्स जो है वो बेसिकली अभी उसका हम दवाई जो है नहीं खोज पाए हैं। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मतलब होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। उसके अलावा वार्ड्स जो होते हैं दोनों वायरस इन्फेक्शंस हैं, वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस एंड गोनोरिया। Transmission of disease can be avoided by the birth control measures such as
कॉन्डोम्स एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो कॉन्डोम्स का यूज़ करके जो डिसीज़ होते हैं इनसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड जो होंगी वो क्या क्या होंगी एक बार देख लेते हैं। ये जो मेथड्स होती हैं बेसिकली इससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है और इसके अलावा जो डिसीज़ होते हैं उससे भी इसको बचा जाता है, एसटीडी जो होंगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे हम कॉन्डोम की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जिसके थ्रू जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, से बचा जा सकता है। चलो अब हम एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन कौन सी है। मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड, आईयूसीडी और सर्जिकल मेथड। तो ये बेसिकली मेथड ऐसी हैं जिनको हम क्यों यूज़ करते हैं, अवॉइड करने के लिए प्रेग्नेंट नहीं होना है उसके लिए ये सभी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल बैरियर की। मैकेनिकल बैरियर है कॉन्डोम्स एंड सर्विकल कैप्स। केमिकल मेथड्स में आते हैं पिल्स, इसके अलावा आईयूसीडी मतलब इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसको जो यूटेरिन है वहाँ पे इसको लगाया जाता है जैसे कि लूप और कॉपर टी। सर्जिकल मेथड में है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इनको एक एक बार हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल मेथड का। मैकेनिकल मेथड में क्या क्या होता है कि हम यहाँ पे एक बैरियर लगाते हैं जिससे क्या नहीं हो पाए, स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूजन ना हो पाए। तो सिंपली मैकेनिकल मेथड में हम क्या कर कोशिश करते हैं कि स्पर्म को एग से मीट नहीं होने देते। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल मेथड्स। फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स जो होता है एक रबर ट्यूब होता है जो इंटरकोर्स के समय पेनिस में क्या करा जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। और सीमन जो होता है इजैकुलेशन के समय सीमन जो रहेगा इस पर्टिकुलर ट्यूब में ही रह जाएगा, है ना। और कहाँ नहीं जा पाएगा, वेजिना तक नहीं जा पाएगा अंदर, और अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। सर्वाइकल कैप्स जो होते हैं ये एक सिलिकॉन कैप्स होते हैं, है ना, और ये रीयूजेबल होते हैं। इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। कॉन्डोम को सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा डायफ्राम्स होते हैं। डायफ्राम को भी वुमेन की बॉडी के अंदर लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। ओके। अब आना है यहाँ पे केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में है यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि हार्मोनल पिल्स होती हैं, है ना, और मेंस्ट्रुएशन को क्या करती हैं, मेंस्ट्रुएशन को एक्चुअल में एक्टिवेट करती हैं। इसके अलावा स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं, तो इन केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल्स में क्रीम्स और जेलीज मिलते हैं। देन अब हम बात करते हैं आईयूसीडी में। आईयूसीडी इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि लूप्स और कॉपर टी। ये बेसिकली क्या होता है, इनको हम इस तरीके से यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, फिट करते हैं, है ना। तो कॉपर टी जो होता है ये कॉपर और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। कॉपर बेसिकली एक स्पर्मिसाइड है ना, स्पर्म्स को क्या करता है, किल करता है। तो कॉपर टी को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि, क्योंकि कॉपर जो है वो एक इंसेक्टिसाइडल है, सॉरी एक स्पर्मिसाइडल है, स्पर्म्स को किल करता है, इसलिए इसमें हम कॉपर यूज़ करते हैं। और लूप्स की बात करते हैं। लूप इनको यूटेरिन वॉल में क्या करा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड की बात करते हैं। सर्जिकल मेथड जो होता है दो टाइप की, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होगा, मेल में करते हैं हम। मेल में जो वॉस डिफरेंस होता है इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ गया होगा, वॉस, वेसेक्टोमी मतलब वॉस डिफरेंस, वॉस एंड वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस को हमने कट कर दिया तो वेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को इसमें कट करके इसको स्टिक कर देंगे। देन अब है हमारे पास लास्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एबॉर्शन को हम ये बोलते हैं, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। सो फाइनली हमने अब ये चैप्टर कर दिया है एंड। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक क्या करें, शेयर करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।